दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेके कहानियां में। चलिए इस मीठी बात के साथ आज की खास कहानी शुरू करते हैं। कहानी उस समय की है जब मैं नौकरी की तलाश में इस नए शहर में आया था। रहने की जगह की कमी थी, पर मेरे दोस्त राज ने अपने घर पर रुकने का प्रस्ताव दिया। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ रहने लगा। सब कुछ नया था, शहर, लोग और उनकी आदतें। मैं खुद को धीरे धीरे इस नई जिंदगी में ढालने की कोशिश कर रहा था। एक शाम खाने के बाद सोचा कि क्यों न थोड़ी देर छत पर टहल लूं। ठंडी हवा में मन शांत रहेगा। ऐसा सोचते हुए मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर पहुंचते ही हल्की ठंडक का एहसास हुआ। आसमान में टिमटिमाते तारे और दूर से आती शहर की हल्की आवाजें। सब कुछ सुकून देने वाला था। जैसे ही मैं रेलिंग के पास जाकर खड़ा हुआ, अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रीना खामोशी से मेरे पीछे खड़ी थी। उसे आते हुए मैंने देखा नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति एकदम से मेरे करीब महसूस हुई। मैं थोड़ा हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ क्यों आई। अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं रीना की इस हरकत से एकदम चौंक गया। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, राहुल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं यह समझने की कोशिश करने लगा कि इस नए शहर में मेरा यह सफर किस दिशा में जा रहा है। जब पहली बार मैं नौकरी की तलाश में इस शहर आया, तो मेरी जान पहचान बस एक शख्स से थी, राजेश। हमारी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, लेकिन बातों से ऐसा लगता था जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। जब उसने मुझे अपने घर में रुकने का प्रस्ताव दिया, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने उसे मैसेज किया, भाई, मैं पहुंच गया हूँ। कुछ ही देर में एक पुरानी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। राजेश गाड़ी से उतरा और उसे देख मुझे एहसास हुआ कि वह तस्वीरों जैसा ही था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और चेहरे पर हल्की उदासी थी। मैंने पूछा, कैसा है भाई? हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, बढ़िया हूँ यार, पहली बार शहर आया है, कैसा लग रहा है? मैंने सिर हिलाया और कहा, अलग सा फील हो रहा है। उसने गाड़ी में बैठने का इशारा किया और हम दोनों घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह काफी चुपचाप था, बातें तो हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज में वो ऊर्जा नहीं थी जो हमारी चैट्स में महसूस होती थी। घर पहुंचते ही मेरी नजर सामने खड़ी एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह इतनी ताजगी और जवानी से भरी दिख रही थी कि मुझे लगा वह राजेश की बहन होगी। राजेश ने मेरी नजर को भांपते हुए हंसकर कहा, अरे, यह मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। यह सुनते ही मेरी आंखें फैल गईं। माँ? मैं हैरानी से बस यही बोल पाया। राजेश की माँ, जिन्हें वह प्यार से काकी कहता था, अपनी उम्र से काफी कम दिखती थी और उनकी मुस्कान में एक अपनापन था। काकी ने नरम आवाज में कहा, आओ, अंदर आ जाओ, और उनके इस आत्मीय निमंत्रण ने मेरी झिझक दूर कर दी। घर के अंदर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी परिवार का हिस्सा बन गया हूं। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 17 साल की लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत थी और उसके चेहरे पर एक अनोखा आकर्षण। राजेश ने बताया, यह मेरी बहन रीना है, जो मामा के घर पढ़ाई के लिए गई थी और आज ही लौटी है। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था और मुझे ऐसा लगा जैसे परिवार का एक और हिस्सा जुड़ गया। खाना खाकर मैंने विदा लेने की सोची तो राजेश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरे राहुल, जब तेरा अपना घर है तो तू हॉस्टल क्यों ढूंढेगा?
उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ और माँ की देखभाल के लिए यहाँ तुझे रुकना ही पड़ेगा। काकी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ रोहित, अगर मेरा एक बेटा विदेश जा रहा है तो दूसरा बेटा यहाँ रहेगा। भगवान ने तुझे सही समय पर यहाँ भेजा है। उनका स्नेह और अपनापन दिल में उतर गया और मैंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। इस तरह राजेश का घर और उसका परिवार मेरा भी परिवार बन गया। एक शाम जब मैं खाने के बाद छत पर टहलने गया, तब रीना भी मेरे पीछे पीछे छत पर आ गई। उसकी नजरों में कुछ खास था और उसकी मौजूदगी ने मेरे मन में एक अजीब सा एहसास जगाया। अचानक रीना ने मेरा हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में गहराई के साथ कुछ कहना था। उसने धीमे से कहा, राहुल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी मुझे यहाँ आए 2 ही दिन हुए थे और ये सब अचानक से हो रहा था। मन में उलझन और एक अजीब सा डर भी था। मैंने तुरंत अपने आप को संभालते हुए उसका हाथ धीरे से छुड़ा लिया और पीछे हटने लगा। तभी उसकी आवाज फिर आई, कोई बात नहीं, कल मैं मामा के घर चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे सच में कुछ महसूस होता है तो मुझे रोक लेना। उसकी ये बात मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी जिम्मेदारियां थी और दोस्ती का बंधन भी, और दूसरी तरफ रीना की मासूमियत। अगली सुबह जब रीना मामा के घर के लिए निकल रही थी, हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी, जैसे वह चाहती थी कि मैं उसे रोक लूं। लेकिन मेरे लिए राजेश का भरोसा सबसे पहले था और उसी के कारण मैंने उसे जाने दिया। उसके चेहरे पर हल्की उदासी देखकर मुझे भी अंदर से भारीपन महसूस हुआ, पर मेरा फैसला पक्का था। दिन बीतते गए और मैंने अपनी जिंदगी की रफ्तार में खुद को समेटने की कोशिश की। राजेश के विदेश जाने का दिन भी नजदीक आ गया। सुबह से ही घर में हलचल थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी थी। राजेश से विदा लेते वक्त उसने मुझसे गले लगकर कहा, राहुल, अब यह घर तुम्हारा है। माँ का ख्याल रखना और खुद को कभी अकेला मत समझना। उसकी बातों में अपनापन और भरोसा था और मैंने उसकी बातों का मान रखने का वादा किया। राजेश के विदेश जाने के बाद घर में अब बस मैं और काकी रह गए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते और धीरे धीरे काकी ने मेरे प्रति अपने खास स्नेह का इजहार करना शुरू किया। वह मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी, जैसे महाराष्ट्रियन खाने की मेरी पसंद का भी ख्याल रखती। वह मुझसे रोजमर्रा की बातें करती और एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा, राहुल, तुम बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। राजेश तो कभी ऐसे घर के कामों में हाथ नहीं बटाता था, पर तुम सब संभालते हो। धीरे धीरे उनके साथ समय बिताते हुए मैंने देखा कि उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही इशारा था। एक दिन वह मुझसे मार्केट में साथ चलने की गुजारिश करने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं उनके आग्रह पर सहमत हो गया। उस दिन काकी ने मेरे ऊपर ऐसा भरोसा जताया जैसे मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। मार्केट से लौटकर जब हम घर पहुँचे, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। उनका यह अपनापन मेरे लिए नया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि वह मेरे साथ सहज थी और कभी-कभी उनके हाव-भाव में एक अनकही सी चाहत थी, जिसे मैं समझ तो रहा था, पर नजरअंदाज कर रहा था। काकी का यह बर्ताव मेरे लिए किसी उलझन से कम नहीं था। राजेश की दोस्ती और काकी का यह स्नेह दोनों मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे थे। मैं खुद को उनकी यादों में उलझता महसूस करने लगा, परंतु हर बार दोस्ती की वह बंधन मुझे यह याद दिलाता कि मुझे अपनी हदों का ख्याल रखना होगा। उसके व्यवहार ने मुझे भी चौंका दिया था। काकी ने मुझे ऑफिस बुलाया था और अब यह सब बातें
राजेश का अचानक घर आना और उसकी बातों का लहजा एकदम गंभीर था। राजेश की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। उसने कहा, माँ, तुम इस तरह के व्यवहार में उलझकर क्या साबित करना चाहती हो? राहुल मेरा दोस्त है। तुम्हें कम से कम उसकी इज्जत करनी चाहिए थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, राजेश, ऐसा मत सोचो। काकी ने बस मेरी मदद चाही थी और मैं यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए आया था। काकी का व्यवहार बहुत साफ था। बस आज का माहौल अजीब था, जो शायद तुम्हें गलतफहमी में डाल रहा है। राजेश ने फिर कहा, मुझे काका से बातें सुनकर ऐसा लगा कि माँ का व्यवहार ठीक नहीं था। वो हमेशा सच-धज कर रहती हैं और मेरे पिताजी के बाद से उनका हर चीज में ऐसा रुचि रखना समझ से बाहर था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने राजेश को शांत कराते हुए कहा, राजेश, काकी ने मुझे अपने बॉस से मिलवाने के लिए ऑफिस बुलाया था, क्योंकि नए बॉस उन पर काफी ध्यान दे रहे थे और वे मुझे अपना बेटा कहकर उनके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी, ताकि बॉस को यह महसूस हो कि वे अकेली नहीं हैं। उनका डर जायज था और यह सब सिर्फ तुम्हारे बॉस के डर से किया था। राजेश चुपचाप सुन रहा था, उसकी आंखों में थोड़ा संतोष दिखा। मैंने कहा, राजेश, तुम्हारे माँ पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो मजबूत है और उन्होंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ सहा है। उन पर भरोसा करो, क्योंकि वे खुद किसी मुश्किल में फंसी हुई लगती हैं। हम उनके सहारे बने, उन्हें संदेह से न देखें। राजेश ने सिर झुका लिया और काकी के प्रति उसका नजरिया थोड़ा बदलता महसूस हुआ। वह कुछ समझते हुए बोला, राहुल, शायद मैंने गलती की। माँ के प्रति मेरे विचारों में कड़वाहट आ गई थी, पर अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। यह कहकर राजेश ने माँ से माफी मांगी और माहौल हल्का होने लगा। मैंने कहा, राजेश, अगर तुम दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते, तो उनके बारे में ऐसे अपशब्द कभी नहीं कहते। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया ताकि वे पूरी तरह से तुम्हारा ख्याल रख सकें। लेकिन जब तुम बड़े हुए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई, तब तुमने माँ को समझने के बजाय अपनी ही दुनिया में खो गए और दूसरों की बातों पर भरोसा कर बैठे। मेरी बातों के बीच चाची ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, राहुल, तुम्हारी समझदारी ने मेरी बातों को जिस तरह से देखा, काश वैसी समझ मेरे बेटे में होती। मैंने राजेश को हमेशा हर चीज बिना किसी मेहनत के दी, जिससे उसे सही गलत की परख नहीं रही। आज जब उस पर भरोसा जताने का समय आया, उसने मुझे दूसरों की बातों पर अविश्वास के काबिल समझा। तब मैंने राजेश की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे काका और काकी ने तुम्हें भड़काया ताकि तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। सच तो यह है कि मैं खुद तुम्हारे काका से तुम्हारे पिता के हिस्से की संपत्ति मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। मैंने उन्हें साफ कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। यह सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे पिता का हक सुरक्षित रहे। चाची ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और राजेश की तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी अपना हक मांगने का भी संघर्ष करना पड़ता है, और मैं यह तुम्हारे लिए करना चाहती थी ताकि तुम बिना किसी कठिनाई के अपना हक पा सको। चाची की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को कभी नहीं दबाना चाहती थी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम बड़े शहर में पढ़ाई करो, अच्छे सपने देखो। लेकिन यह सोचकर कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज तुमने अपने माँ के प्यार का यही सिला दिया। काकी की बातें सुनकर राजेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ पर बिना किसी ठोस सबूत के विश्वास नहीं किया।
उसने सोचा कि दूसरों की बातों पर ध्यान देकर वह अपनी माँ की ईमानदारी और प्रेम को नकार रहा था। राजेश ने रोते हुए काकी से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज में आत्मग्लानि थी। काकी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माफी मांगने के बाद राजेश ने मुझे अपने घर पर रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। राजेश, तुम्हें अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को समझने की जरूरत है। इस समय तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका चाहिए। तुम्हारी माँ की ईमानदारी और तुम्हारे प्रति उसके प्यार को समझना बहुत जरूरी है। राजेश की आंखों में समझ की एक नई चमक थी। उसने मुझे देखा और मैंने समझा दिया। मैंने बचपन से ही अपनी माँ की कठिनाइयों को देखा है। मैंने हमेशा छोटे छोटे काम किए हैं ताकि हमारी गरीबी कम हो सके। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। इससे बच्चों में एक आदत बन जाती है कि उन्हें जो चाहिए वो तुरंत मिल जाए। लेकिन जब कभी माता पिता उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो बच्चे नाराज हो जाते हैं और कभी-कभी तो अपशब्द भी कहने लगते हैं। राजेश, इस स्थिति से बचने के लिए हमें हर बार बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी नहीं शब्द का सामना भी करने देना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि माता-पिता दिन-रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तभी उन्हें रिश्तों, प्यार और पैसे की असली कीमत समझ में आएगी। राजेश ने मेरी बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसकी आंखों में अब एक नई समझ थी। उसे अपनी माँ के संघर्ष और त्याग का मूल्य समझ में आ गया था। मैं समझ गया हूँ, उसने कहा। मैं अपनी माँ के लिए हमेशा वहाँ रहूंगा। मुझे उसे यह दिखाना होगा कि मैं उसकी मेहनत को समझता हूँ। ठीक है, राजेश, मैंने कहा। अब तुम अपने रिश्ते को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाओ। राजेश ने चाची की ओर देखा, जिसमें अब और अधिक प्रेम और सम्मान की भावना थी। वह जानता था कि उसके लिए अपनी माँ की जगह हमेशा विशेष रहेगी। माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारी मेहनत की कदर करूंगा, राजेश ने कहा। काकी ने उसके चेहरे को छुआ और कहा, बस यही तो मैं चाहती थी। उनकी आंखों में भावनाओं का एक नया समुद्र था और मैंने देखा कि उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों का मजा ले सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।